साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित एक मुद्दे की चर्चा करेंगे और यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल जनसत्ता में प्रकाशित हुआ है जिसे सुरेश सेठ जी ने लिखा है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि वर्तमान समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जो हमारे देश की परिस्थिति है उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इसमें जो हमारे राजनेता है या कह सकते हैं कि जो देश को चला रहे हैं, जो नीति निर्माता हैं, उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और वे उनकी कमियां क्या हैं, वो किन चीजों पर ध्यान देते हैं और किन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो यह एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। देखिए, देश के कर्णधारों को यह स्वीकार करना होगा कि उपलब्धियों के चमकते आंकड़ों से कहीं अधिक आम आदमी की समस्याओं का समाधान जरूरी है। ये समस्याएं हैं हर काम योग्य व्यक्ति को उसके काम की गारंटी, देश के हर नागरिक को उचित सेहत की सुरक्षा और नई पीढ़ी को दी जाने वाली वह शिक्षा जो उन्हें दुनिया की श्रम मंडियों में एक बिकने वाली वस्तु नहीं बल्कि अपने ही देश में एक ऐसी शक्ति बनाए जिसकी सहायता से हम अपने देश में एक नए युग का सृजन कर सकें, जिसे कायाकल्प कहते हैं। आज तक इन समस्याओं के समाधान की जगह अगर उन्हें आंकड़ों से बहलाने की कोशिश की जाती रही है तो उसी का नतीजा है कि यह मोहभंग की अवस्था जो आज देश की आम जनता से आंखें मिलाकर खड़ी हो गई है और जिसने पूरे देश में यह भावना पैदा की है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। अब इस युग में एक नई कार्यदीक्षा से ही बात बनेगी, चिंतन और कारगुजारी में एक नया तेवर लाने से ही बात बनेगी। आम आदमी ने आज एक नया सच सामने रख दिया है कि भाषणों, दावों, अधूरे आंकड़ों और लंबित परियोजनाओं से नहीं, प्रगति और विकास की विश्व रैंकिंग की सीढ़ियां चढ़ने से भी बात नहीं बनेगी। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले इस देश में काम करने योग्य युवकों की संख्या सर्वाधिक है और वे अपने लिए इज्जत की रोटी चाहते हैं। अनुकंपाओं और उदारता की राजनीति अब उनको दिलासा नहीं देती। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का वादा 2029 तक बढ़ाकर उन्हें भूख से न मरने देने की गारंटी तो दे दी है, लेकिन न तो उसका प्रशासन आम लोगों की खुशहाली का जामीन बन सका और न ही उनकी सेहत सुरक्षा का आश्वासन दे सका। देश के कुपोषित नौजवान ही नहीं, नौनिहाल भी उचित पोषण न पाने के कारण एक ऐसी आबादी बन रहे हैं जो जिंदा तो है लेकिन सेहत के प्रतिमानों पर पूरा नहीं उतरती। यहाँ शिक्षा के मॉडल की बहुत बात होती है, लेकिन देश को डिजिटल बना देने और कृत्रिम मेधा के संसार में अपना झंडा गाड़ देने के बावजूद हमारे देश के अधिकांश युवा ऐसे हैं जिनकी व्यवहारिक योग्यता स्नातक की डिग्रियां लेने के बाद भी प्राथमिक स्तर की है। नौजवान आज भी इन शिक्षा परिसरों में परंपरावादी कला और विज्ञान की डिग्रियों के लिए दौड़ लगाते हैं, जबकि जमाना उनसे कृत्रिम मेधा और रोबोट युग में उतरने के साथ डीप फेक के संकटों का मुकाबला करने की चुनौती देता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे कि इस शिक्षा के साथ देश में सस्ते उपचार के मॉडलों के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन निजी चिकित्सा इतनी महंगी है कि उसमें अपने परिवार का भविष्य संकट में डालने की जगह लोग नीम हकीमों के उपचार को सिरउधार करके मौत को गले लगाना अधिक पसंद करते हैं। सरकार ने तो यह कह दिया कि 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन आयुष्मान योजना का अनुभव बताता है कि इसके पहले सीमित क्षेत्र में भी 5 लाख की आय तक के नागरिकों को उचित उपचार नहीं मिलता था। निजी चिकित्सा क्षेत्र ने सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र का साथ देने का वादा कभी निभाया नहीं और सार्वजनिक क्षेत्र में उचित दवाओं से लेकर डॉक्टरों का अभाव मरीजों के रोगी हो जाने का दुर्भाग्य उद्घटित करता रहा है। भारत में इसी कारण औसत आयु कम हो रही है कि न उचित कमाई है, न उचित शिक्षा है, न उचित चिकित्सा है। अशिक्षा के अधेरों में अपराध पलता है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को, अशिक्षा के अधेरों में अपराध पलता है। देश की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश की सकल घरेलू आय में जीडीपी में देखें तो उसका योगदान घटते घटते 15% क्यों हो गया। जब इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि कर रही है तो योगदान बढ़ना चाहिए ना, परंतु योगदान घट रहा है। हमने घोषणा तो की थी कि हम अपनी प्रगतिशील नीतियों और कृषि क्रांति के साथ कृषकों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन यह आज भी अपनी फसल की उचित कीमत के लिए तरसते हुए महाजनों और साहूकारों से समझौते करते नजर आते हैं। जो लोग कृषि से उखड़कर महानगरों में अपना वैकल्पिक आर्थिक जीवन ढूंढने के लिए आए, उन्हें यहाँ कोई आधार नहीं मिला। कोविड महामारी ने उन्हें फिर गांव की ओर लौटा दिया।
अब नई चुनौती यह है कि इस श्रम बल को वैकल्पिक जीवन कैसे दिया जाए। यह वैकल्पिक जीवन कस्बों और गांवों में ही विनिवेश करने से संभव होगा। इसके लिए लघु और कुटीर इकाइयों का जाल पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में बिछाया जाना चाहिए, जहां कार्य योग्य नौजवानों को उचित नौकरियां मिल सकें। उनका कमाया हुआ वेतन उन्हें वह आत्मसम्मान देगा जिससे वे नए भारत के निर्माण में पूरे सम्मान से जुड़ सकें। देश का सम्मान बढ़ाने के लिए देश को आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। अभी भी हमारा आयात जो है निर्यात से कहीं ज्यादा है, मतलब हम चीजें बेचते कम है, दूसरे देशों को मंगाते ज्यादा हैं। ठीक है, इसे बनाने के लिए अपने रुपए का विनिमय महत्व भी डॉलर, पाउंड और यूरो के बराबर करना होगा। पिछले कुछ समय से मुक्त व्यापार समझौतों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंतर्गत रुपयों के भुगतान से आयात और निर्यात करने का फैसला किया जा रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि हमारे निवेशकों को अपने रुपए से विदेशों में निवेश करने की इजाजत होगी, मतलब रुपए में ही उनको निवेश करने की इजाजत होगी। बड़ी दुनिया के देश अगर ऐसे मुक्त व्यापार समझौते हमारे देश के साथ नहीं करते कि हम रुपए में ही वहां इन्वेस्टमेंट करें, तो तीसरी दुनिया के अपने जैसे देशों में तो रुपए की पूरी परिवर्तनशीलता पैदा की जा सकती है। आरबीआई ने इस सच को स्वीकार कर लिया है। देश के केंद्रीय बैंक ने दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के एजेंडे के रूप की पूर्ण परिवर्तनता रखा है, यानी भारतीय रुपए को विदेश भेजने से या विदेशी मुद्रा को देश में लाने की कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष रुपए की कीमत बाजार के तत्व तय करेंगे और उसको तय करेगा हमारे निर्यात का प्रोत्साहन। हम अपने देश की दस्तकारी और कला कौशल की मांग पूरी दुनिया में पैदा करें, रुपया अपने आप मजबूत होगा, कमजोर होने से बचेगा। सरकार को इसके लिए बनावटी बंदिशें नहीं लगानी पड़ेंगी। भारतीय कंपनियों को विदेशों में रुपए लगाने की उतनी ही छूट होनी चाहिए जितनी छूट हमने विदेशी निवेशकों को अपने देश में दे रखी है कि वे अपनी मुद्रा में निवेश कर सकते हैं। अगर बराबरी के स्तर पर व्यापार चलेगा तो बात बनेगी। बराबरी का आधार आत्मनिर्भरता होता है। आत्मनिर्भरता देश के युवा बल को बदलती डिजिटल और इंटरनेट दुनिया का पूर्ण प्रशिक्षण देने से ही पैदा होगी। लेकिन अगर यहाँ के नौजवान पलायन का रास्ता पकड़ विदेशी मंडियों में अपनी योग्यता देखते रहेंगे तो आत्मनिर्भरता हासिल करने में अभी बहुत समय लगेगा। जितना ही समय लगेगा उतना ही देश की राजनीति में अनावश्यक उतार चढ़ाव और देश की अर्थव्यवस्था में वंचितों का क्रंदन जारी रहेगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।